जादुई नदी में गरीबों की दुनिया। मदन एक गरीब मछुआरा था। उसके घर की जीविका नदी के गोते में रहने वाली मछलियों पर निर्भर थी। वो जबलपुर गांव में अपनी पत्नी लाली और 5 साल की बेटी पिंकी के साथ गरीबी में जीवन काट रहा था। वो नदी ही उसका नित्य कर्म थी। उसका सादापन उसके पहनावे से साफ झलकती थी। फीकी सी धोती और मटमैले कुर्ते के साथ कांधे पर एक गमछा। लाली, मैं जा रहा हूँ। अरे जरा सुनो, लाल चाय बनाई है, थोड़ी पीते जाओ। सुबह के पहले आहार से मुंह मोड़कर नहीं जाते। अरे इस चाय के चक्कर में सूरज की लाली अगर धधक धधक कर पड़ी तो नदी की सारी मछलियाँ गोते में जाकर बैठ जाएंगी, और अगर मछलियाँ पकड़ में नहीं आएगी तो बाजार में क्या बेचूंगा और कैसे जलेगा चूल्हा। अजी कितनी बार कहा है, कुड़कुड़ाना छोड़ दो। जो भाग्य का होता है वो हाथ आ ही जाता है। चाय पीकर जाओ। मदन गटागट से चाय पीकर जाला लेकर नदी पर आता है, जहाँ उसके दोस्त खेतान और मुरली कहते हैं, अरे कहाँ रह गया था घनचक्कर कहीं का? हाँ, तेरी बाट जोते जोते हमारी आंखें थक गई थी। देख देख, सारी मछलियां पानी के अंदर समा गई हैं। अरे बिगड़ क्यों रहा, चल जाल डालकर देखते हैं, थोड़ी मछली तो हाथ आएगी। मदन बड़े आस के साथ नदी में जाला डालता है। सुबह से शाम हो जाती है मगर जाले में एक भी मछली नहीं फंसती, जिस कारण उसके दोनों दोस्त कुड़कुड़ाने लगते हैं। कहा था मैंने, इस मुखचंद को कुछ भी नहीं मिलेगी, समय गवा दिया तूने। तू जानता है ना, हम गरीबों के घर का चूल्हा रोज की कमाई से जलता है। आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, अब बगैर मछली बेचे कहाँ से आएगा आटा दाल खरीदने का दाम है? मदन निराश हो जाता है और बोलता है, माफ कर दे दोस्त, नहीं जानता था कि मेरी कोशिश खाली चली जाएगी। काश की पैसों के पेड़ का कथन सच होता और हम गरीबी के गहरे से निकल जाते। अच्छा, इस नदी की गहराई में गोता लगाओ और मिटा लो अपनी गरीबी। वो कैसे? अरे इस नदी के अंदर जादुई दुनिया बसी है, मगर ये जोखिम से भरा हुआ है। और कुछ बरस पहले मेरे 2 दोस्त अंदर गए थे, मगर लौटे नहीं, और जो लौट कर आया वो तो माला माल हो गया। अरे कैसी बावली बातें कर रहा है तू? नदी के अंदर भला जीवन मुमकिन थोड़ी है। मदन मुरली की बात टालकर घर चला आता है, मगर उसका मन नदी के अंदर की जादुई दुनिया को देखने के लिए उफन रहा था। वो अपनी पत्नी को सारा वाक्य बताते हुए बोलता है, लाली तुम सुबह मेरे लिए प्याज रोटी और पानी बांध देना। इस गरीबी में दिन काटने से भला है मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन भर भी मछली बेचकर मैं अपनी पिंकी को कभी अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला सकूंगा, न ही उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के लिए कुछ कर पाऊंगा, और न ही ब्याह के लिए कुछ बटोर पाऊंगा। लाली मदन की बातों से सहमति जताती है। अगली भोर वो तैयारी के साथ सूरज की किरण फूटते ही नदी के किनारे आ पहुंचता है। जैसे ही वो कदम बढ़ाता है, नदी सुनहरी बड़ी चमचमाहट से भर जाती है और उसके सामने सोने की सीढ़ियां बन जाती है जो नदी के अंदर जा रही थी। मदन जैसे ही उस सोने की सीढ़ी पर पैर रखता है, वो सीढ़ी नदी में समा जाती है और मदन नदी की नायाब दुनिया में दस्तक देता है। इस नदी में तो सचमुच में लोगों का बसेरा है। ताज्जुब की बात यह है कि मैं इस नदी में सांस ले पा रहा हूँ, मगर नदी के अंदर के निवासी अब इतने गरीब क्यों हैं? मदन ऐसा सोच ही रहा था कि एक अपाहिज बूढ़ी भिखारिन एक चक्का पटरी पर बैठी हुई घसीटती हुई मदन को घेर उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मदद करो। सुनो बेटा, मुझ गरीब पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं, भूख से आटे सूख रही है। भिखारिन की बदहाली देखकर मदन का मन पसीज जाता है और वो अपने खाने की पोटली से रोटी और प्याज निकाल कर उस बूढ़ी भिखारिन को देते हुए कहता है, ये लो अम्मा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस ये प्याज और रोटी ही है। अरे बेटा, भूख में तो सब अमृत का स्वाद देता है। भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मदन और आगे बढ़ता है, जहाँ थोड़ी दूर पर उसे मगधीरा नाम का एक प्यासा इंसान मिलता है। अरे जरा सुनो भाई, अरे जरा ठहरो। क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? अरे मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। मैंने हर राहगीर से पानी मांगा, मगर मुझे एक बूंद भी पानी नहीं मिला। पानी के लिए मेरी जान पर बन आई है। काश कोई मुझे पानी पिला देता। उस प्यासे को पानी के लिए ललकता देख मदन अपने झोले से पानी की बोतल निकाल कर उसे दे देता है। ये लो पानी। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे गरीब की प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसके बाद मदन और आगे बढ़ता है, जहाँ एक बीमार उसे घेर कर कहता है, रुक जाओ, मेरी मदद करो। क्या तुम मुझ बीमार को मेरे घर तक छोड़ आओगे? मैं चल फिर नहीं सकता और मेरे पास दवाइयों का दाम भी नहीं है जो भला चंगा होने के लिए खर्च कर सकूं, क्योंकि हम गरीबों का जीवन तो होता ही ऐसा है,
कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। उस बीमार की बातों में छिपी हुई गरीबी की छटा देखकर मदन का मन भर जाता है और वो बोलता है, क्यों नहीं काका, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, बस आप मुझे रास्ता बताते रहना। मदन उस बीमार के बाह को अपने कांधे पर धरकर उससे बतियाता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ पल बाद वो बोलता है, बस बेटा, मुझ बीमार का गरीब खाना यही है। अब माफ करना, मैं तुम्हें चाय पानी के लिए नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझ गरीब के घर के खत्ते खाली हैं। मदन झट से अपनी जेब टटोलता है और कुछ पैसे उसे देकर कहता है, ये लो काका, कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। इसके बाद मदन हताश होकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये कैसी जादुई दुनिया है हा? जहाँ के निवासी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस नायाब नदी में रहकर भी मेरी भेंट एक प्यासे से हुई है। मदन ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर छोटे बच्चे के एक झुंड पर छिटक पड़ती है और चिंकी नाम की एक बच्ची बोलती है, अंकल, क्या आप हम गरीब बच्चों का घर बनाने में मदद करेंगे? हम अनाथ हैं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, इसीलिए हमारा घर भी नहीं। सर्दियाँ शुरू होने वाली है मगर ये फूस का घर हमसे बन ही नहीं रहा। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारा बसेरा बनाऊंगा। बड़ी मेहनत के बाद मदन उन गरीब बेसहारा बच्चों का घर बनाकर आगे बढ़ जाता है। इस तरह वो जादुई नदी में बसे बहुतेरे गरीब लोगों की मदद करता है और अंत में एक बंजर पेड़ के ओट से सट कर बैठ जाता है। मुझे इस जादुई नदी में आना ही नहीं चाहिए था। जब इस नदी में रहने वाले लोग गरीबी में जीवन काट रहे हैं तो ये मेरी किस्मत के खाक बदलेगी। मदन ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी बंजर पेड़ हरा भरा होकर लहलहाने लगता है और उसके पत्ते पैसे में बदल जाते हैं। साथ ही सभी डालियां सोने के सिक्कों से लदकर झूम उठती हैं और पेड़ सुनहरी रोशनी से जगमगाते हुए बोलता है, निराश मत हो मदन, मैं इस जादुई नदी का पहरुआ हूँ। यहाँ आने वाले लोगों को गरीबी की दुनिया से होकर गुजरना पड़ता है और अपनी परख में तुम पास हुए, तुम सफल हुए, इसलिए तुम इस सारे सोने के सिक्के और पैसे के वारिस हो। एक जादुई पेड़ झमाझम झूमते हुए अपनी टहनी पर टिमटिमाते सोने के सिक्कों को गिराने लगता है। साथ ही पैसे भी पतझड़ के पत्तों जैसे झड़ने लगते हैं जो एक मखमली बड़ी पोटली में भर जाते हैं। जाओ, इससे तुम्हारा गरीब जीवन बदल जाएगा। शुक्रिया पेड़, मैं तो समझ रहा था कि जादुई नदी गरीबों की दुनिया है, नहीं पता था कि वो सिर्फ एक छल था। मुझ गरीब की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मदन उस पोटली को कंधे पर लटकाए हुए घर के लिए आगे बढ़ता है, जिसके साथ सभी गरीब गायब होने लगते हैं और वो जादुई नायाब नदी से अपने गांव लौट आता है। माँ देखो, पिताजी आ गए और उनके पास एक पोटली भी है। भगवान का शुक्र है तुम आ गए, मेरा तो जी चिंता में घुले जा रहा था। मदन लाली को जादुई नदी के अंदर घटा सारा वाकया बयान करता है। इस तरह जादुई नायाब नदी से गरीब मछुआरे मदन का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और वो जबलपुर का बड़ा मछलियों का व्यापारी बन जाता है और अपने फूस के घर को ढेक कर नए सिरे से सुंदर घर बनाकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगता है।